नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का जो प्रसंग है वह संधि विषयक पाठ्यक्रम का तृतीय व्याख्यान है, जिसमें हम आदरन्त्येन संहिता के साथ साथ प्रत्याहार के विषय को समझेंगे और उसके साथ ही साथ ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो संज्ञाएं हैं वर्ण की, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पाठ्य विषय को अगर हम एक बार देखें तो हम पाएंगे कि आदिरन्त्येन संहिता की व्याख्या के साथ उदाहरण का प्रसंग देखने के साथ ही साथ प्रत्याहार निर्माण में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होता है उसे देखेंगे। उसके बाद माहेश्वर सूत्र द्वारा प्राप्त प्रत्याहारों की सूची यहाँ पर हम देखेंगे और उसके बाद अष्टाध्यायी में प्रत्याहार विषय क्या कोई विचार है इसको देखेंगे। ये जो विचार है ये जिज्ञासु अध्येताओं के साथ जो किंचित आगे प्रवेश कर चुके हैं, ये विशेष रूप से उनके लिए यह बिंदु है। उसके साथ ही साथ ऊ कालो ज्वस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र की व्याख्या के साथ उदाहरण के प्रसंगों को देखते हुए ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत संज्ञा का क्या प्रयोजन है ये देखेंगे और इसको देखने के साथ ही साथ व्याख्यान को संपन्न करेंगे। तो यदि हम देखें तो प्रारंभ होता है आज का प्रथम सूत्र जो है आदिरन्त्येन संहिता। अगर हम अनुवर्तन के साथ इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें तो आदि ही अन्त्येन इता सह स्वम रूपम, ये हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर स्वम रूपम अलग अलग लिखने का तात्पर्य यह है कि हम इसको अलग अलग समझें, इसलिए अस्तु। चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि हमने प्रथम व्याख्यान में चर्चा की थी कि हम रंग का अर्थात कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे विषयों को समझाने के लिए, अर्थात जो एक जैसे विषय होंगे, अर्थात समझिए कि किसी व्याख्यान में अगर एक जैसे विषय कई बार आ गए तो वैसी स्थितियों में एक ही वर्ण का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए संधि का जब प्रसंग देखेंगे तो जब स्थानीय और आदेश जब होगा, अर्थात जब परिवर्तन होगा, तो उन दोनों में वर्ण जहां तक संभव होगा हम एक ही रखेंगे। तो वर्ण से भी आप पहचान पाएंगे कि क्या स्थिति होने वाली है, वो हमारी बोधकता में वृद्धि करे, यही आशा है। और यही विषय इस स्लाइड में भी हमें दिख रहा है। जैसा कि अगर हम देखें स्लाइड में तो हम देखेंगे कि आदि ही इसका वर्ण अलग है, अन्त्येन इता इसका वर्ण भी अलग है। अर्थात अगर हम इस प्रकार से इसके अर्थ को समझ जाएं तो इसके व्याख्या को याद करने की या रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपितु बहुत ही सरलता एवं सहजता के साथ हम अर्थ का बोध कर लेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। तो अगर हम प्रारंभ करें तो यहां पर देखिए आदि ही, यहां पर देखिए आदि ही अन्त्येन सह इता। अच्छा, अन्त्येन सह इता या अन्त्येन इता यही ले लीजिए, अन्त्येन सह इता। अच्छा, स्वम रूपम को थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी आदि ही अन्त्येन इता अर्थात आदि ही अंत के साथ, अर्थात आदि अंत के साथ। अब देखिए उदाहरण, आदि जैसे अयुण ऋलिक, ये हमारे सामने आ गया। तो आदि अ, अब यहां पर अंत में क्या है, इता। अब यहां पर देखिए अंत जो है वो इता के साथ जुड़ा है, अर्थात इस सूत्र में जो अंतिम होगा वो इत संज्ञक वर्ण होगा। जैसे आदि हो गया अ, अन्त्येन इत होना चाहिए तो क हो गया। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन देखिए, दोनों का वर्ण संयोजन देखिए, स्पष्ट हो गया। ठीक, अब ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि आदि ही, जैसे मान लीजिए उदाहरण है अयुण ऋलिक, तो इस अयुण ऋलिक में तो इस अयुण ऋलिक में अ आदि है, क अंत है। ठीक, अब ये जो आदि है, आदि मतलब अ, ठीक है। अब अन्त्येन सह अंत के साथ, तो यानी आदि अंत के साथ मिलकर क्या बनेगा, अक। बस बात क्या है कि ये जो अंत में जो आया, अंतिम वर्ण जो आया, इसे क्या होना चाहिए, इता, अर्थात इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। देखिए अन्त्येन तृतीया, इता भी तृतीया, अर्थात अन्त्येन इता के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आदि ही इता अन्त्येन सह। अब देखिए आदि ही अ इता अन्त्येन सह, आदि ही इता अन्त्येन सह, मतलब
आदि अर्थात आदि का वर्ण ले लेंगे, अयुण ऋलिक में आदि आ गया। फिर इसके बाद अंत्येन इता सह, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ, तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण यहाँ पे क हो गया, तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ क्या बनेगा, अक बन गया। ठीक, यहां पर देखिए आदि ही अंत्येन इता सह, ठीक है, तो आदि ही अंत्येन इता सह बन गया। अर्थात आदिरंत्यन संहिता क्या कहता है कि आदि ही अंत्येन इता सह, कि आदि जो वर्ण है वो अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर क्या करेगा, स्वम रूपम, अर्थात आदि का और मध्य वर्णों का बोध करवाएगा। स्वम अर्थात आदि अपना, और रूपम अर्थात बाकी मध्य का भी बोध करवाएगा। इस प्रकार से रूपम के अर्थ को ले लेते हैं, अर्थात आदि मध्य का बोध कराते हुए इस प्रकार से अक इत्यादि बनाएगा। अच्छा, अंत का क्या होगा, तो अंत का उत्तर यहां पे इत से बोल दिया गया है। अंत तो भैया इत है, तो जब इत है तो इसका तो लोप हो जाएगा तस्य लोप से, यानी ये तो बचेगा ही नहीं, तो जो बचेगा ही नहीं तो उसको गिनेंगे कैसे। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अक आ गया तो अक में किसे लेंगे, अ ई उ री री, बीच में ण आया पर यह भी इत है, इत होने की वजह से इसका भी लोप हो जाएगा। अब यहां पे समझिए कि किस प्रकार से सिस्टमैटिकली या किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से व्याकरण में स्थितियों को बताया गया है। सबसे पहले क्या बताया गया कि इत संज्ञा किसे कहते हैं, और क्या बताया गया कि इत संज्ञा का कोई कारण होगा। ठीक है, पहले तो पता चल गया कि इत संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, इत के बाद अब हमें पता चल रहा है कि हम समूह कैसे बना सकते हैं। जैसे अयुण ऋलिक, अब यहां पे आदि में हो गया अ, अंत में हो गया क, तो आप क्या लेंगे, अक, आदि अंत के साथ, अब हमने ले लिया अक। अब अक में क्या होगा, स्वम रूपम, यानी अपना रूप, यानी अपने आप को और बीच वालों को, यानी अ ई उ री री को लेंगे, बीच में ण आ गया, फिर अंत में क तो है ही, इनको नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये इत है। अब यहां पे समझिए, इत संज्ञा होगी, लोप हो जाएगा। अब उसके बाद बताते हैं कि अंतिम वर्ण जो है वो इत संज्ञक होगा, उसके साथ एक ग्रुप बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे, उस समूह का नाम रखेंगे। जैसे स्कूल इत्यादि में समूह बन जाता है, 6 लड़कों का, 5 लड़कों का, 6 विद्यार्थियों का, 5 विद्यार्थियों का, या 6 लड़कियों का, 5 लड़कियों का, तो नाम दे देते हैं ग्रुप बना करके खेलने के लिए। या कुछ कुछ विद्यालयों में ऐसा है कि ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस ऐसा बना देते हैं जिससे कि समझने में सुविधा हो। तो उसी प्रकार से छोटे छोटे समूह बना देता है यह सूत्र, जिसमें अंतिम वर्ण को इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। पुनः स्लाइड पे ध्यान दीजिए, तो आदि ही अंत्येन सह, अर्थात जो आदि वर्ण है वो अंत के साथ, जो आदि वर्ण है वो अंत के साथ बन जाएगा अक, बन गया अक। तो ये क्या करेगा, आदि के साथ साथ मध्यवर्ती वर्णों का भी बोध करा लेगा, अर्थात अ ई उ री री का करा लेगा, और जितने इत हैं उनका लोप हो जाएगा, तो इसलिए इत को हम नहीं गिनेंगे। अर्थात अ ई उ री री, अर्थात अक का अर्थ हुआ अ ई उ री री, ये अर्थ हो गया। अच्छा, और ये आदि हम कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे अयुण ऋलिक। अब देखिए अयुण और ऋलिक, अब यहां पर देखिए आदि हम चाहें तो इक को भी ले सकते हैं, ई को भी ले सकते हैं, ई को जाना चाहिए में है ही। अब यहां पर देखिए आदि ई, अंत के साथ यानी इक, इक हो गया। अब यहां पे कौन कौन आएगा, ई उ री री, ण और क ये दोनों इत हैं, इसलिए इनका लोप हो जाएगा। तो इक मतलब ई उ री री आ गया। इसी प्रकार से देखिए ज ब ग ड दश, ये मास्टर सूत्र है। अब यहां पे देखिए आदि ही ज, अंत्येन सह ज और श, जश। अब यहां पर कौन आएगा, ज ब ग ड द। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ज ब ग ड द सब में अंत में एक हलंत लगा हुआ है, सबके अंत में हलंत लगा हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि माहेश्वर सूत्र में जो हमको हायवर्ट, लण, यमगणनम, झभय इत्यादि जो दिखता है, जब हम उनको लिखेंगे तो हलंत प्रयोग के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये हल वर्ण हैं। जैसे यहां पर देखिए जितने भी
हल वर्ण वाले प्रत्याहार हैं उन सभी में हलंत दिया हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब यहाँ पे हलंत दिया हुआ है तो यहाँ पर हलंत क्यों नहीं है? यहाँ पर ज ब ग ड द क्यों कहा गया? क्योंकि ज ब ग ड द बिना स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते, तो उच्चारण कर सकें इसलिए यहाँ पे अकार का योग किया गया है। किंतु जब भी हमको बताना होगा कि जश क्या है तो ज ब ग ड द हलंत को ही दिखाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जस से तात्पर्य केवल हलंत वर्णों का है, जैसे यहाँ पर झल से तात्पर्य केवल हलंत वर्णों का है। यर झर खर झय झल य ngम शर हश हल इन सभी का तात्पर्य केवल व्यंजन से है, और व्यंजन अर्धमात्रा का होता है, अर्थात व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। व्यंजन को सदैव उच्चारण करने के लिए स्वर के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, और इसी कारण से जो स्वर है उसका योग किया गया है। तो स्वर में क्या योग करें? अ, इसलिए हयावरट लण यमगणनम जभय गडदश जब गडदश ख फ छटत छटतौ कपय शशसर हल। तो ये सारे के सारे हम बोल ही नहीं पाएंगे। हयावरट, अब ह में से अ हटा दिए, नहीं बोल पाएंगे हम, इसीलिए अ का उच्चारण किया गया है। वहां पर लिखा भी गया है हकार आदिशु अकार उच्चारणार्थ, केवल उच्चारण करने के लिए है। इसीलिए इसका ध्यान रखेंगे कि जब भी जश इत्यादि जो भी हमारे पास प्रत्याहार आएगा जिसमें हलंत वर्ण है वो सभी हल वर्ण के साथ आएंगे, क्योंकि हलंत वैसा ही होता है। अस्तु, अब आगे देखते हैं। जश अर्थात ज ब ग ड द। अब हमने ज ब ग ड द लिया, श को नहीं लिया। श में भी तो हलंत है, परंतु श अंत में होने के कारण इसकी संज्ञा हुई है, और संज्ञा होने के कारण इसका लोप हुआ है। ये ध्यान रखने की बात है, इसको अवश्य ध्यान रखेंगे। अब इसके साथ एक विषय है कि आदिरंत्यन संहिता के द्वारा हमें अक, इक, जश इत्यादि मिल जाते हैं। जैसे यहां पर देखिए अण, अक, अच, अट इत्यादि हमको मिल जाते हैं। तो इनको एक समूह में कहा गया प्रत्याहार। यद्यपि आचार्य पाणिनि ने प्रत्याहार पद का प्रयोग नहीं किया, किंतु कालांतर में अर्थात बाद में हमारी सुविधा के लिए आचार्यों ने प्रत्याहार नाम के शब्द की हमारे लिए व्यवस्था कर दी। तो प्रत्याहार क्या हुआ? ये जितने भी हमको संक्षिप्तीकरण या एब्रीविएशन हमको दिख रहे हैं या शॉर्ट फॉर्म्स हमको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रत्याहार कहे जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम सबका अपना अपना एक नाम है, किंतु हमारी एक पहचान है। क्या? कि हम भारत के निवासी हैं, या अगर हम भारत से बाहर भी हैं तो क्या? हम मनुष्य हैं। अर्थात एक पहचान है, मनुष्य एक बृहद संज्ञा हो गई। और जो नाम है वो न्यून संज्ञा हो गई, यानी मेरा नाम है परंतु मैं एक भारतीय हूं या मैं एक मनुष्य हूं, मतलब भारतीय हूं और तत्रापि मनुष्य हूं मैं, ये कहने का मतलब है। तो ये बृहद संज्ञा हो गई। उसी प्रकार से प्रत्याहार एक बृहद संज्ञा है। जैसे भारत में जो रहने वाला होगा उसे भारतीय कहेंगे। तो भारतीय में कौन है? तो जिस भी राज्य में जो भी रह रहा हो वो सब भारतीय हैं। तो एक संज्ञा हो गई। उसी प्रकार से प्रत्याहार, अब उस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी बनेगा अण, अक, अच, हल, ये तो सबका नाम है। जैसे हम सबका अपना अपना नाम है, किंतु एक कॉमन एंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी है, एक हमारे पास एक हमारी एक उपस्थिति है, एक स्वतंत्रता है, हमारी एक परिचय है, हमारा सर्वोच्च परिचय। हम भारतीय हैं, हम मनुष्य हैं, ये हमारा सर्वोच्च परिचय है। तो ये जो सर्वोच्च परिचय और अपना नाम दोनों चीजें हैं। उसी प्रकार से प्रत्याहार ये एक साकल्यन, एक समूह का नाम हो गया। अब इसके अंदर प्रत्याहार हम जो भी बनाएंगे, अण बनाए, अच बनाए, हल बनाए, अक बनाए, इक बनाए, झल बनाए, जश बनाए, जो भी बनाए वो सब झल जश इत्यादि हो गया। परंतु समवेत रूप से इसे क्या कहेंगे? प्रत्याहार। तो अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार। तो इस प्रकार से हम स्लाइड पर ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि माहेश्वर सूत्र से प्राप्त संधि उपयुक्त प्रत्याहार, अर्थात ऐसे प्रत्याहार जिनका उपयोग संधि में हुआ है, उनका संकलन यहां कर दिया गया है। अर्थात माहेश्वर सूत्र से 42 या 44 प्रत्याहार प्राप्त होते हैं, परंतु इनमें अर्थात इस संख्या में, इस लिस्ट में वो प्रत्याहार हैं जिन प्रत्याहारों के द्वारा स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि की
सिद्धियों में हमको सहायता प्राप्त होती है। अर्थात सार रूप से हम ये कह सकते हैं कि संधि में जिन जिन प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है उनका संकलन यहां कर दिया गया है। और यहां पर हम रेड मार्क या रेड इंक देख सकते हैं, तो अच रेड मार्क में है, अर्थात अच जो है वो स्वर है, हल जो है वो व्यंजन है। अर्थात इस अच में सारे स्वर आ जाते हैं और इस हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं, हम देख सकते हैं। अस्तु, अब यहां पे वापस आते हैं। तो ये स्वर और हल हो गया, और बाकी जो प्रत्याहार हैं जिनमें कुछ विशेष है उनको अलग से यहां पे दिखा दिया गया है। जैसे यर, तो ये ह छोड़कर सारे व्यंजन इसमें आ जाते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब प्रसंग इसमें दिया हुआ है। ये स्लाइड आपको पूरे संधि प्रकरण तक कार्य में प्रवृत्त करती रहेगी आपको। अब इसी के बाद अष्टाध्याय में प्रत्याहार। अष्टाध्याय में ये माहेश्वर सूत्र से प्राप्त प्रत्याहारों के साथ ही साथ 7 प्रत्याहार और मिलते हैं, जिसमें सुप, सुट, आप, तिंग, तंग, तुरिन, संग, ये सब मिलते हैं हमको। सुप में 21 मिल जाते हैं, सुट में सु, औजस, अमाउट 5 मिल जाते हैं, फिर आप में 15 मिलते हैं। इस प्रकार से करते करते इत्यादि तिप्तस झी में हमको फिर 18 मिलते हैं, तंग में 9 मिलते हैं, तुरिन में 5 मिल जाते हैं, और यहाँ 200 से भी ज्यादा हमको प्रसंग मिल जाते हैं। अस्तु, तो ये प्रसंग बस अपने संकलन में, अपने ध्यान में देने के लिए है कि प्रत्याहार का तात्पर्य केवल माहेश्वर सूत्र से प्राप्त ही प्रत्याहार नहीं है, अपितु अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्र के अतिरिक्त भी प्रत्याहारों की स्थिति देखी जाती है। और ये प्रत्याहार का जो शब्द है ये महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है, ये हमारी सुविधा के लिए अन्य आचार्यों ने हमारे ऊपर कृपापूर्वक इस प्रत्याहार शब्द को हमें दिया है, ये कहने का तात्पर्य है। अब इसके बाद हम उच्चारण पर आएंगे कि उच्चारण क्या है या उच्चारण में कितना समय लगता है। उच्चारण क्या है इस पर नहीं आएंगे, क्योंकि यह तो एक अलग विषय हो गया। उच्चारण, उच्चरति इत्यादि इत्यादि विषय आ जाएंगे इसमें, तो इस पर तो नहीं जाएंगे। उच्चारण में कितना समय लगता है इसको लेकर बात करते हैं। उच्चारण, तो उच्चारण अर्थात बोलना, उच्चारण काल अर्थात बोलने में लगने वाला समय, बोलने में लगने वाला समय। अब इसका क्या मतलब हुआ? उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं अ और हमने कहा आ, तो भेद है दोनों में। और मान लीजिए उसमें कोई अगर किसी को दूर से बुला रहा हो, कृष्णा करके कोई किसी को बुला रहा हो, तो ये लंबा चला गया। अर्थात आ इन तीनों में जो समय लगा वो अलग है। अर्थात अ में समय कम लगा, आ में थोड़ा ज्यादा लगा, आ इसमें समय ज्यादा लगा या सबसे ज्यादा लगा, ये कहने का मतलब है। तो उच्चारण में अर्थात वर्णों के उच्चारण में, अब ध्यान देंगे कि वर्णों का उच्चारण का तात्पर्य हुआ कि स्वरों का उच्चारण, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण हम पृथक रूप से नहीं कर सकते, संभव नहीं है कि पृथक रूप से हम व्यंजन का उच्चारण कर सकें। जैसे क, हमने कहा क, तो इसमें अ आ गया, क अ आ गया। हम कहें अक, तो अक में जो क है और क में जो क है दोनों में भेद है। क एक अ आ रहा है, अक, अब इस अक में जो क आया उसमें कोई अकार नहीं है, अक, किंतु उसी में से अ को हटा दीजिए, क अ आ जाएगा। मतलब हम व्यंजन का उच्चारण अकेले नहीं कर सकते, यानी व्यंजन में जो लगने वाला समय है, समय को जान लेंगे किंतु उस समय में हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो हम उच्चारण किसका करते हैं? स्वरों का, और स्वर की सहायता से व्यंजन का। तो स्वर को उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसके अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो इस ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत विषय पर आए उससे पहले एक शब्द को लेकर चर्चा करते हैं, वो है निमेष। निमेष क्या है? तो काल की एक इकाई है, समय की एक इकाई है। अर्थात जैसे अगर हम कहें कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से निमेष भी एक यूनिट या एक इकाई है। तो निमेष में क्या होता है भाई? तो पलकों को झपकाने में जितना समय लगता है उसे ही निमेष कहा जाता है। ये जो पलकें झपकाई, तो एक पलक झपकाने में जितना समय लगा वो एक निमेष हो गया।
अब इसी निमेश को मात्रा कहा गया है व्याकरण की भाषा में, अर्थात निमेश अर्थात मात्रा, यानी व्याकरण में आके वो मात्रा हो गई, क्योंकि वर्ण का उच्चारण है ना, तो मात्रा हो गई। तो जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, अब जैसे अपना, अब जैसे अगर हम देखें आप पलक भी छपकाइए और भी बोलिए तो इन दोनों में जो समय है वो लगभग एक ही लगा, अब जो आपने कहा दो मात्रा का ये हो गया, दो निमेश गया ये अब ये कई निमेशों तक जा सकता है। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो है ह्रस्व, दो मात्रा का समय लगे दीर्घ, और दो से अधिक अर्थात तीन से अधिक मात्रा का समय लगे तो वो हो जाता है प्लुत। स्लाइड पे ध्यान देते हैं। अब यही विषय इस स्लाइड के माध्यम से अर्थात इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जिसे स्लाइड में रखा गया है। ऊ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः। अब इस सूत्र में महर्षि पाणिनि क्या कहते हैं? कहते ऊ कालः अर्थात ऊ के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार अच यानी स्वर को ह्रस्व दीर्घ या प्लुत कहा जाता है। अब ये ऊ क्यों लिया गया? तो इसके पीछे एक कारण बताया जाता है कि ऊ इसलिए लिया गया क्योंकि कुकड़ू कुं करके जो सुबह जो मुर्गा या मुर्गी जो है वो जो बांक देता है उसके आधार पर कहा गया। यद्यपि वही कारण है या कुछ और कारण है वो एक अलग विषय है, परंतु सामान्यतः यही कहा जाता है क्योंकि वो बड़ा सर्वसुलभ है, सबको सुनाई देता है। अब तो वो भी नहीं रहे तो सुनाई नहीं देता है, अस्तु। किंतु अभी के लिए क्या है कि ऊ के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसके अनुसार स्वर की ह्रस्व दीर्घ या प्लुत संज्ञा होती है। मतलब एक उदाहरण दिया गया, जैसे ऊ अगर आप बोले, जैसे हम लोगों ने अ के उदाहरण को देखा, मतलब जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो है ह्रस्व, जैसे अ या उ। जिसको बोलने में दो मात्रा का समय लगे वो है दीर्घ, जैसे आ या उ। जिसको बोलने में त्रिमात्रिक प्लस अर्थात त्रिमात्रा से ज्यादा का समय लगे वो है प्लुत, जैसे अ या उ। ये हो गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार अच अर्थात स्वर की ह्रस्व दीर्घ या प्लुत संज्ञा होती है। तो जहां पर एक मात्रा समय लगेगा वो है ह्रस्व, जहां पर दो मात्रा का समय लगेगा वो है दीर्घ, और जहां पर तीन मात्रा का समय लगेगा वो है प्लुत। यद्यपि इसका रेंज है अर्धमात्रा से डेढ़ मात्रा तक ह्रस्व, डेढ़ से ढाई दीर्घ और ढाई के ऊपर प्लुत, किंतु उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि संधि के प्रसंग में उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। अस्तु, पुनः उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र कहता है कि जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो है ह्रस्व, दो मात्रा का दीर्घ, तीन से अधिक मात्रा का या तीन से अधिक मात्रा का तो वो हो जाएगा प्लुत। अच्छा, और व्यंजन को बोलने में अर्धमात्रा का समय लगता है, और यह अर्धमात्रा का समय हमारे लिए उच्चारण करने योग्य नहीं होता, अर्थात हम अर्धमात्रा का उच्चारण नहीं कर सकते जब तक कोई पूर्ण मात्रा हमारे पास ना हो। इसीलिए हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, परंतु न स क आप तीन लेकर चले आइए तो यहां पर तो डेढ़ मात्रा हो गई, किंतु डेढ़ मात्रा होने के बाद भी हम उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि पूर्ण मात्रिक स्वर हमारे पास नहीं है। यह समझने की आवश्यकता है। तो इसी को लेकर के एक कारिका दिखती है कि एकमात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो ये स्थिति हमको यहां पर दिख जाती है कि एक मात्रा ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घ और त्रिमात्रिक से ज्यादा प्लुत, और अर्धमात्रिक स्वर जो है वो होता है व्यंजन, वो होता है व्यंजन। अस्तु, अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत इस प्रकार की अलग अलग संज्ञाओं का क्या कोई प्रयोजन भी है या खाली नाम देने के लिए दे दिया गया? तो ध्यान देने की बात यह है कि महर्षि पाणिनि के द्वारा सिर्फ नाम के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है। उन्होंने जो भी कहा है, जो भी दिया है, जो भी चेष्टा भी की है, सबका अर्थ है। आचार्येण इंगितेन चेष्टितेन वा, आचार्य ने जो भी किया है, जो भी कहा है, उसका अर्थ है। केवल नाम के लिए नाम रखना का उनका उद्देश्य नहीं है। अब वापस स्लाइड में देखते हैं।
तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है, हमें पता चल गया कि एक मात्रा को ह्रस्व, दो मात्रा को दीर्घ और दो से अधिक को प्लुत कहेंगे, किंतु क्यों, इस समय क्या मिलेगा, इसका व्याकरण को पढ़ने में कोई योगदान है क्या, तो उसी के लिए कहते हैं उदाहरण के लिए छे च। अच्छी बात यह है कि ये जो तीनों उदाहरण हैं, ये तीनों उदाहरण आपके संधि प्रकरण से लिए गए हैं, अर्थात संधि प्रकरण में ये तीनों सूत्र आपको मिलेंगे। ह्रस्व का, दीर्घ का या प्लुत का प्रयोग कैसे हुआ है उसका उदाहरण, जैसे छे च सूत्र के द्वारा पदांत ह्रस्व स्वर को तुक आगम हो जाता है छ पर में रहने पर, अर्थात तुक आगम हुआ क्योंकि ह्रस्व स्वर था, तो यहां पर ह्रस्व का प्रयोजन आ गया। इसी के बाद पदांताद वा, ठीक उसी के बाद का सूत्र है, यह कहता है कि पदांत दीर्घ स्वर को तुक आगम हो जाएगा छ बाद में रहने पर विकल्प से, तो यहां पर भी तुक आगम हुआ क्योंकि पदांत दीर्घ है, तो यहां पे दीर्घ का प्रयोजन भी आ गया। इसी प्रकार से प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम, यहां पर प्लुत के बाद अगर अच स्वर आ गया तो इस प्लुत को प्रकृति भाव कर देते हैं, तो ये भी प्लुत का प्रयोजन आ गया, अर्थात महर्षि पाणिनि ने केवल नाम के लिए नाम नहीं रखा है, प्रयोजन भी है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का, जो हमें आगे संधि प्रकरण में प्राप्त होगा। इसी के साथ आज का यह प्रकरण, जिसमें हमने आदिरंत्यन संहिता सूत्र को देखा और आदिरंत्यन की सहायता से प्रत्याहार बनता है, ये देखा। ध्यान देंगे, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आदिरंत्यन संहिता प्रत्याहार विधायक सूत्र है, नहीं, क्योंकि प्रत्याहार संज्ञा तो आचार्य ने दी ही नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्याहार बनाने में सहायक सूत्र है, यानी प्रत्याहार बनाने में सहायता करता है। अस्तु, तो हमने आदिरंत्यन संहिता को देखा जिसमें प्रत्याहार का प्रसंग था, वो देखा, और इस संधि प्रकरण में जितने भी संधि के लिए प्रत्याहार लगेंगे उनकी सूची देखी। इसके अलावा प्रत्याहार में क्या क्या अष्टाध्याय में दिया हुआ है, ये जो प्रौढ़ छात्र हैं उनके लिए उसको देखा। फिर उसके बाद स्वर के जो उच्चारण में लगने वाले समय हैं उसके अनुसार वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं, ये भी देखा, और साथ साथ व्यंजन अर्धमात्रा का होता है, इसको भी हमने समझा है। और ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत केवल कहने के लिए नहीं है, इनका व्याकरण के प्रक्रिया में प्रयोग भी है या प्रयोजन भी है, इसको भी हमने देखा। तो मुझे आशा है कि इन सभी विषयों को आपने अच्छे से हृदयंगम कर लिया होगा और आवश्यकता पड़ने पर आप इसको पुनः अभ्यास करके समझ लेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।